गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपने इस पाठ के 2 वीडियोज़ में पढ़ा है कि किस प्रकार से तातुस के मिलने पर बेबी हालदार के जीवन में बदलाव आया है। धीरे धीरे वह अपने सही जो जीवन है उनका उस पर जीवन पथ पर बढ़ रही है वो, और इसी कारण से उसने अपने जीवन को संवारना भी शुरू कर दिया है। उससे पहले वो एक जो उसका लक्ष्य था उससे भटकी हुई थी। उसको पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, और न ही उसके अंदर कोई सोच पनप पा रही थी। अच्छी सोच के लिए उसे जिसका साथ मिला तातुस के रूप में, धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन होता चला गया। और यहाँ तक कि अब उसको पढ़ने लिखने के लिए जो प्रेरणा मिलने लगी है उसको वहाँ से, और आगे पढ़ते पढ़ते वह एक लेखिका के रूप में हमारे सामने आती है। आज हम तीसरे पार्ट में तीसरा जो भाग है इसका शुरू कर रहे हैं। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे, क्योंकि पहले वाले दिन जो है उसने पूछा था कि क्या तुम बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानती हो, और मैंने कहा था कि वो नए के बराबर है जिसके बारे में मैं बताऊं तो तुम्हें। वैसे भी उनके चेहरे पर हर समय हंसी रहती थी, देखकर लगता कि उसके मन में गुस्सा है ही नहीं। अर्थात हर समय पर उनके चेहरे पर हंसी के भाव रहते थे, गुस्सा दिखाई नहीं देता था। बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे वो, धीरे धीरे धीमी आवाज में। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। रामकृष्ण जो बिल्कुल धीमी गति से बोलने वाले एक महापुरुष हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में शायद उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। अर्थात वे धीरे धीरे ऐसी अच्छी बातें करने लगते कि मेरी इच्छा वहाँ से दूर जाने की न होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने वे लगते थे। अर्थात एक बार बात शुरू हो जाती किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे, तो पता नहीं वो कहाँ तक वो पहुँच जाते थे। अलग तरह तरह की वो बातें मुझे बताते। मैं तातुस के पास खड़ी यही सब सोच रही कि हठात वह बोले। वह सोच ही रहे थे, वह तातुस के पास खड़ी सोच ही रही थी बेबी हालदार कि वे एकदम बोलते हैं, अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? अर्थात बांग्ला भाषा में तुमने पढ़ा है कुछ, तो उनमें से किसी लेखक का भी नाम बता दो। तो मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा था, क्या कहा था कि हाँ कई तो हैं, कईयों के तो नाम याद मुझे हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, शिव कुमार राय। अर्थात ये लेखक रहे हैं अच्छे, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, साहित्यकार माने गए हैं ये। तो उनके बारे में उनका नाम तो यहाँ उनको याद है। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। अर्थात मैंने उन लेखकों के नाम बताए तो तातुस बड़े खुश हुए और मेरे सिर पर हाथ रख करके आश्चर्य से मुझे देखने लगे। कुछ क्षण बाद वे बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है बेटा, प्रश्न क्या उससे, क्या तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? मैंने कहा शौक होने से क्या, शौक होने से क्या होगा, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा, अर्थात अब मैं पढ़ लिख तो नहीं सकती हूँ। उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, अर्थात तुम्हारा शौक पूरा क्यों नहीं होगा, पढ़ना लिखना क्यों नहीं होगा? मुझी को देखो, अर्थात मेरे को ही देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तातुस ने अपना ही उदाहरण दिया और उसे बताया कि मेरी उम्र इतनी हो गई है
फिर भी मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। ज्ञान कभी भी किसी भी उम्र में पाया जा सकता, किसी भी आयु में हम उसको अर्जित कर सकते हैं। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं। अर्थात जो ऊपर के मंजिल में जब वह साफ सफाई करने जाती है तो वह देखती है कि 3 अलमारियां बांग्ला भाषा की किताबों से, तरह तरह की किताबों से भरी पड़ी थी। तो उन किताबों के ही बारे में कहा है कि इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है मैंने। मैं पढ़ सकता हूँ तो क्या तुम नहीं पढ़ सकती। अर्थात स्वयं का उदाहरण दिया है कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या तुम नहीं पढ़ सकती। उन्होंने फिर कहा तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। ऊपर मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से किताब निकाली और कहा बताओ तो यह क्या लिखा है। अर्थात कोई भी किताब निकाल करके उस किताब से में से उनसे पूछता है कि इसके ऊपर क्या लिखा है, इसका नाम क्या है। मैंने देखकर सोचा पढ़ तो ठीक ही लूंगी, अर्थात पढ़ तो लूंगी मैं। फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो, अर्थात वही मन में एक प्रकार से डर बना हुआ था कि कोई गलती न हो जाए। वो गलती हो गई तो क्या। मैंने फिर सोचा कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। अर्थात उस किताब का नाम जो पूछना चाहते थे तो उसको बताने में भी वह संकोच कर रही है और सोच रही है कि मैं कहीं गलत न बता दूं। लेकिन अगले ही पल वह सोचती है कि कोई नहीं, गलती होगी तो कह दूंगी कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे, मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया आमार में बेला तस्लीमा नसरीम। तस्लीमा नसरीम जो उसकी लेखिका थी और उस किताब का नाम था जो आमार में बेला। तातुस बोले तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, अर्थात कहीं कोई गलती न हो जाए, तुम यही सोच रही थी। तातुस उसके भाव को समझ गए थे। फिर वह क्या क्या कहती, मैं हंसने लगी। वे बोले यह किताब तुम ले जाओ और घर पर समय मिले तो पढ़ना। अर्थात वह किताब जो उन्होंने अलमारी में से निकाल करके मुझे शुरुआत की लाइन जो पढ़ाई थी, पढ़ने के लिए पूछा, अर्थात पढ़ने के बारे में जाना था, उसी किताब को मेरे से दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे जाकर घर पर पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से एक एक 2-2 पेज पढ़ने लगी। किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आस पड़ोस उसके लोग आपस में बात न जाने क्या करते, मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। अर्थात वह जब घर पे पढ़ना शुरू करती है तो आस पड़ोस के लोग जो हैं आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन वह उन बातों को अनसुना कर देती है। किताब पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। शुरुआत में क्योंकि कई सालों के बाद उसने पढ़ना शुरू किया था तो थोड़ी सी दिक्कत तो आनी ही थी। बेटा किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता, अब उसे अच्छा लगने लगा किताब पढ़ना। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ रही तो हो न। अर्थात जो तुमने को किताब मैंने दी थी पढ़ने के लिए तुम उसे पढ़ भी रही हो न। मैंने हाँ कहा तो वह बोले तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना। अर्थात अब वह उसे एक चीज देता है, जो कॉपी या पेन जो देता है उसको के बारे में, तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, तुम इसका इस्तेमाल कर या प्रयोग करना। समझना कि वह भी मेरा एक काम है, अर्थात उसे मेरा काम समझ करके अवश्य करना। मैंने पूछा कौन सी चीज। उन्होंने बेबी हलदार ने पूछा कि तुम मुझे कौन सी चीज दे रहे हो, वस्तु दे रहे हो। तातुस ने अपनी लिखने की टेबल की ड्रार से, टेबल की जो ड्रार होती है मेज की, उसमें से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले इस कॉपी में तुम लिखना, अर्थात इस कॉपी में तुम्हें लिखना है, यही एक चीज है। ठीक है, लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो, तुम्हारे जीवन में जो घटित हुआ है उसके बारे में भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा करके लिखना। अर्थात जो भी तुम्हारे इस अभी तक की जीवन में घटित हुआ है उन सभी बातों को जितने भी याद है उन्हें थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा, अर्थात उसमें से क्या सही होगा कितना गलत होगा मैं इस बात को तो कैसे जानूं जो लिखूंगी तो।
जिसमें जो भी लिखा जाएगा उसमें से ठीक या गलत के बारे में नहीं जान पाऊंगी। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? वह सोच ही रही थी, तभी तातुस ने उसे टोक दिया। मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। तातुस के आगे उसने बताया कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं लिख भी पाऊंगी या नहीं। वे बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। अर्थात लिख क्यों नहीं सकोगी? जिस प्रकार से आप लिख सकती हो लिख देना। पेन और कॉपी ले मैं घर आई और उसी दिन से 2-2 1-1 पेज रोज लिखने लगती है। लिखती और वह किताब भी पढ़ती थी, किताब जो उसको तातुस ने दी थी। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा। अर्थात उसको बढ़ावा दे रहा है, उसका हौसला बढ़ा रहा है, उसको उत्साहित कर रहा है लिखने और पढ़ने के लिए। और वो कहता है कि तुम रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और अधिक प्रेम करूंगा, प्यार करूंगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि जब तक आसपास के लोग एक नींद ले चुके होते थे। अर्थात किसी दिन लिखते पढ़ना इतना, लिखना पढ़ना इतना देर तक, रात देर तक चलता कि आसपास के जो लोग हैं वो एक नींद सो चुके होते थे। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ। अर्थात नींद टूटने पर वे क्या करते, देखते इधर उधर, तो मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। अर्थात सवेरे ही लोग उस बारे में जानना चाहते कि मैं क्या पढ़ती लिखती हूँ। मैं कहती, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, ये कहकर मैं उन्हें टाल देती। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। जो असुविधाएं थी उनके कारण वह उस किराए के मकान को छोड़ना भी चाहती थी। कुछ आस पड़ोस के लोग जो हैं उससे तरह तरह की जो बातें करते थे, पूछते थे, वह उसे अच्छी, वे पसंद उसे नहीं थी। और नहीं थी इसी कारण से क्या होता है कि वह उस मकान, भाड़े के किराए के मकान को छोड़ देना चाहती थी। सब समय यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। 4 घरों के बीच में बाथरूम एक ही था। अर्थात 4 घरों के, देख ले असुविधा के बारे में बताया कि जो जगह थी वो कितनी कम थी वहाँ पर, और कम थी तो इसी कारण से वहाँ बाथरूम की भी असुविधा थी और 4 घरों पे एक बाथरूम था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। अर्थात वहाँ जो असुविधाएं हो रही थी उसके बारे में बताया है। जो उस अब भाड़े का घर था जिसमें वो अब रह रही थी, तो इसी कारण से वह क्या करती है, दूसरा घर लेने के लिए। और दूसरी भी असुविधा जो उसने बताई, टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई नहीं कर सकता था, बैठ सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। अर्थात इस तरह का जो मोहल्ला था, इस तरह का की जो जगह थी जहाँ पर जो सुअर हैं, सुअर जैसे जानवर थे, वे तंग करने को रहते थे, क्या तंग करते रहते थे। लड़के लड़कियां सब, बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते थे। बाहर घूमने के लिए भी जाते थे बोतल लेकर। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सुअर भगाएं, ठीक है, बोतल लेकर जाना और पीछे से फिर सुअरों का आतंक जो था, इस कारण से वहाँ से पर लेटरिंग भी आराम से नहीं जा सकते थे वे। मुझे तो यह सब देख सुनकर बहुत खराब लगता था। और साथ में उसने कहा कि लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते देख मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं भी हालदार ने इससे पहले इस तरह का नज़ारा कभी नहीं देखा था। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है कि नहीं। अर्थात वो पहले ही पूछ चुके थे बाथरूम के बारे में, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया था कि वहाँ इतनी असुविधाएं हैं। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर जा सकती हो। अर्थात अपने मकान में ही उसने एक बाथरूम के बारे में जो बताया, जो ऊपर है, और उसमें चाहो तो तुम नहा धोकर जा सकती हो। उस दिन से मैं वहीं पर सब कुछ करने के बाद ही घर जाती। अर्थात यहीं पर तातुस के घर पर ही नहाना धोना करके और फिर वहाँ जाती मैं।
किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कितनी देर क्यों हुई है। अर्थात जिस मकान में वह रह रही थी, मकान मालिक की जो औरत है वह पूछने के लिए आ जाती कितनी देर क्यों हो गई। और कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी, अर्थात मैं कहाँ गई थी इस बारे में भी वह जानने के लिए कभी कभी उतारू हो जाती थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। अर्थात बेमतलब की ही बातें थी कि वह अपने काम के लिए गई थी तो काम पे देर भी हो सकती थी, जल्दी भी आया जा सकता था, लेकिन घर की मालकिन उस पर ऊट पटांग जो प्रश्न थोपना शुरू कर देती थी। क्या मैं किसी की बांदी हूँ, दासी हूँ कि वह सब सुनना ही पड़ेगा, कि जो वे कहें वो मुझे सुनना ही पड़े। मैं किसी की दासी नहीं हूँ, किसी के अधीन थोड़ी हूँ। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती हूँ, कभी देरी नहीं करती हूँ, मना ही नहीं करती हूँ, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। अर्थात मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इन्हें इतना दर्द क्यों होता है, क्यों इनको दुख होता है, क्यों ये इनको कष्ट होता है। और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। वो स्वयं कहती है कि मेरे पास इतना समय ही नहीं था। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती, अर्थात पढ़ने लिखने के लिए जो कार्य तातुस ने दे रखा था वो करना शुरू कर देती। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती थी। सविता, सविता बेटा क्या कहा है देखो एक बार। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी, वो जो पुरानी कोठी में जिसमें रहती थी वो वहाँ की एक सहेली थी उसकी, सविता। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। अर्थात वहाँ से अपनी सहेली के पास से लौटने में मुझे देर होती तो सभी मुझे अपराधी मानते थे, सभी अपराधी की तरह से मुझे देखते थे। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बाजार से कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ सामान लाने के लिए जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालकिन की स्त्री कहती कहाँ जाती है रोज रोज, अर्थात तुम तो जाना कहाँ जाती है, तेरा स्वामी है कि नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे घूमने घामने की क्या दरकार है, क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं बेटा, क्या कहा है कि इसी प्रकार से जो मकान मालिक की औरतें हैं, औरत थी, वो तरह तरह के प्रश्न उसके ऊपर थोपना शुरू कर देती, कहना शुरू कर देती, और इसी कारण से वह उस मकान को छोड़ देने के लिए तैयार होती है, मकान छोड़ना चाहती हैं। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, तो फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी मुझे शांति नहीं मिली, उसके होते हुए भी मोहल्ले के जो लोगों की बातें सुनने मिलती थी। अर्थात वो सोचती है कि जब मेरा पति साथ था तब भी मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी, तो उसका रहना या न रहना बराबर था। तो इसी कारण से वह अब उन औरतों के बारे में भी जानती है या सोचती है और थोड़ा सा महसूस करती है। क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन लोगों को लेकर उससे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती, अर्थात मैं भी अपने चुपचाप उन बातों को सुन लेती थी। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। अब यहाँ वह अकेली रह रही थी, जब पति साथ था तब भी उसे ये बातें सुननी मिलती थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती, उस तरह की बातें और भी सुनना शुरू हो जाता। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, अर्थात आपस में चर्चा करते वो उसके पति के बारे में। यह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़कों से उन्हें पानी पिलाने को कहती, कोई बहाना बना बाहर निकल जाती। इसी तरह मैं अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते मेरे, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना किस प्रकार से बताए बेटा एन फ्रैंक के स्वयं कहती है कि किस तरह से तरह तरह की
परेशानियां उसके जीवन में आ रही हैं, ठीक है, तरह तरह का उसे यातनाएं दी जा रही हैं, उसको जगह जगह पर, पल पर, उस कदम कदम पर उसको तरह तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं, फिर भी वह विचलित न होकर के क्या कहती है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुस के यहाँ जब पहुंचती तो वह बातें और उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो खुशी से मैं वह सब बातें भूल जाती। अर्थात तातुस या उनका कोई भी बंधु जब मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता वहां जाते ही तो मुझे खुशी होती और वे बातें भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटित होती थी। और रास्ते में जो घटित होता था वो तो उसने बेटा यहाँ वर्णन कर ही दिया है, किस प्रकार से भाई छेड़खानी करना या तरह तरह की बातें करना, ठीक है, और फब्तियाँ कसना या सीटियाँ मारना, ताने मारना आदि। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। कोलकाता और दिल्ली में जो उसके बंधु थे उन्हें भी वह बेबी हालदार के पढ़ने लिखने की बातें बताते रहते। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब तक पूछते रहते थे। वे लोग जो कोलकाता या दिल्ली में उनके बंधु रहते थे तातुस के, वे चिट्ठियाँ लिखकर या फोन पर तातुस से मेरे संबंध में पूछते रहते थे, मेरे बारे में जानते रहते थे। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा कि बेबी हालदार ने अपने जीवन में पति के न रहने पर भी और पति के रहने पर भी जो कुछ कष्ट सहे, लेकिन अब पति के न रहने पर और भी ज़्यादा कष्ट जो सहने पड़ रहे हैं, उसके कारण वह विचलित तो होती है पल भर के लिए, लेकिन तुरंत प्रभाव से वह अपने आप को संभाल लेती हैं और वो कहती है कि मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है बेटा, इस तरह से आज ये तीसरा पार्ट आपका यहीं तक पूरा करते हैं हम, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुनना और इसमें से आपको 8% स्वयं छोटे प्रश्न जो हैं वो बना करके रफ कॉपी में लिखने हैं। 8 छोटे प्रश्न बनाकर स्वयं लिखने हैं बेटा। थैंक यू बेटा। ओके।